13 और 14 अप्रैल की रात को ईरान ने इजराइल के ऊपर एक अटैक कर दिया। 331 कामिकाज़े ड्रोन्स और मिसाइल्स के साथ ये अटैक हुआ, जिसमें 185 शायद 136 कामिकाज़े ड्रोन्स थे जो कि सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर दिए गए। साथ ही इसमें 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, जिसमें से 103 जो मिसाइल्स थी वो डिस्ट्रॉय कर दी गई और 36 क्रूज मिसाइल्स दागी गई थी, जिसमें से पूरी 36 की 36 डिस्ट्रॉय कर दी गई। और साथ ही आपको यह बता दूं कि ये अटैक केवल ईरान से नहीं हुआ है, बल्कि इराक, सीरिया और यमन को इसमें यूज किया गया है। अब ये अटैक क्यों हुआ? क्योंकि ईरान कहता है कि इजराइल ने 1 अप्रैल को उनकी जो डेमेस्कस में जो उनका कॉन्सुलेट था, जो सीरिया की कैपिटल है, वहां पे एक मिसाइल अटैक किया। उसमें वहां के 2 सीनियर जो IRGC के कमांडर्स थे उनकी और 5 और ऑफिशियल्स की डेथ हो गई। और उसका बदला लेने के लिए ईरान ने कहा था कि वी विल रिटेलिएट, हम आप पे हमला करेंगे, बदला लेंगे। और ये जो बदला था उन्होंने इस तरह से लिया। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कमांडर संदीप धवन। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। तो आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है कि ये अटैक हुआ, ये सबको पता है, लेकिन अब इसके आगे हर आदमी चुपचाप बैठा हुआ है। हर देश का लीडर चुपचाप बैठा हुआ है कि आगे क्या होने वाला है। वर्ल्ड की इकोनॉमी, वर्ल्ड की मार्केट्स क्रैश कर सकती हैं, ऑयल और गोल्ड स्काई रॉकेट हाइट्स टच कर सकता है। तो आगे क्या होगा, इसके ऊपर हम आज एक नजर डालेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा एक फिर से बैकग्राउंड में चले जाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी जो मिसाइल्स हैं ये ईरान ने चलाई होंगी इजराइल के ऊपर, और उसमें कौन कौन से प्लेयर्स थे और उन्होंने किस तरह से इतनी एफिशिएंटली 99% जो इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसमें अगर नाम लेंगे, Khorramshahr, Gowder, Ahmad, Sejil, इजराइल ने अपने F-35, F-15, F-16, आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 1-2 सिस्टम्स को यूज करते हुए इनको डिस्ट्रॉय किया। लेकिन आपको बता दूं कि मैक्सिमम जो डिस्ट्रक्शन किया था वो यूएसए ने किया था, और इन मिसाइल्स और जो ड्रोन्स थे इनको इजराइल में घुसने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। फिर इसमें जॉर्डन ने काफी साथ दिया और उन्होंने भी काफी ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय किया। यूनाइटेड किंगडम की जो एयरक्राफ्ट थे पोजीशन्ड साइप्रस में, वहां से उन्होंने टेक ऑफ किया और उन्होंने भी काफी डिस्ट्रक्शन में साथ दिया। साथ ही सऊदी अरेबिया और यूएई ने और यूएसए को इंटेलिजेंस प्रोवाइड की। लेकिन मजे की चीज यह है कि 50% जो ईरान के जो मिसाइल्स थे, या तो वो पहुंच ही नहीं पाए और रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो गए, या वो लॉन्च ही नहीं हो पाए। तो इस तरह का एक सिनेरियो पूरा बनता है। अब आगे जाके देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हिस्ट्री अब सबको पता है, स्टोरी अब सबको पता है, लेकिन आगे का अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि इजराइल ने अपनी कैबिनेट मीटिंग्स की हैं और कंटिन्यूसली कर रहे हैं। जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उनके ऊपर भी काफी दबाव आ रहा है राइट विंग का, जबकि वहां के जो मिडिल पाथ वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि रिस्ट्रेन करिए, इसको आप सुलझाइए, अभी आप उनके ऊपर कोई रिटेलिएशन नहीं करिए। तो हम देखने जा रहे हैं कि इजराइल जो है ईरान के साथ क्या क्या चीजें कर सकता है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, और उनमें सबसे सटीक ऑप्शन क्या होगा। यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम ईरान के ऊपर कोई भी अगर आप कदम लेंगे उसमें आपका साथ नहीं देंगे। तो इसका मतलब यह है कि पूरा जो वर्ल्ड है इस समय डी एस्केलेशन चाहता है कि मामला शांत हो जाए, यहीं रुक जाए।
लेकिन तो क्या इजराइल रुकेगा? तो मैं आपको बता दूं कि इजराइल रुकेगा नहीं। इजराइल विल रिटेलिएट। क्वेश्चन इज हाउ एंड व्हेन। तो सबसे पहला जो ऑप्शन टॉप पे आता है कि इजराइल जो है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक कर सकता है। अगर आपको याद हो तो 6 साल पहले यूएसए जो है ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील हुई थी उससे पुल आउट कर गया था। I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. और उसके बाद से लेकर आज तक ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है वो एक्सेलरेट कर गया है। तो कुछ लोगों का मानना यह है कि ये ईरान की बहुत बड़ी गलती होगी कि अगर इजराइल ने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक किया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और जितना भी प्रोग्रेस उन्होंने किया है न्यूक्लियर वेपन बनाने में वो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। साथ ही ये भी हो सकता है कि इजराइल जो उनकी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या वेपन डिलीवरी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके ऊपर अटैक करे और उनकी जो स्मॉल इंडस्ट्रियल बेस है डिफेंस का वो भी खत्म हो जाए। ईरान का जो मेन न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है वो नातांज है, वो जाग्रोस एरिया में आता है और वो काफ़ी डीप इनसाइड अर्थ उसको बनाया गया है फैसिलिटी को। तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इजराइल को बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा क्योंकि बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स यूएसए के पास हैं शायद वो भी इतनी डेप्थ पे जाके डिस्ट्रक्शन ना कर सके। और उसके बाद जो ईरान जो है अटैक करेगा वो एक अलग बात है। साथ ही ये आपको बता दूं कि ईरान का डिफेंस सिस्टम इतना वीक नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। उनके जो मोस्टली जो हैं सिस्टम उनके पास वो रशियन सिस्टम्स हैं और वो काफ़ी रोबस्ट डिफेंस सिस्टम है और वो काफ़ी मुश्किल होगा इजराइल के लिए कि वो उनके ऊपर एक मिसाइल अटैक करके उनकी इन फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करे। तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक करना एक काइंड ऑफ सुसाइडल मिशन होगा। ऑप्शन लीस्ट मैं अपनी तरफ से समझता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि वो उनके जो कमांडर हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जैसे कि ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे या उसी तरह के सीनियर कमांडर्स को टारगेट करे, वो पहले भी करते आए हैं, और या फिर उनकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स को जो कि कंट्री के अंदर हैं ईरान में या ईरान से बाहर उनके जो प्रॉक्सीज रन करते हैं जैसे कि सीरिया, इराक या यमन में, उनके ऊपर अटैक किए जा सकते हैं। क्योंकि ये किस्सा पूरा जो है वो आईआरजीसी के कमांडर जो कि सीरिया और इराक के क्वाड फोर्स के कमांडर हैं मोहम्मद रेजा जैदी, उनको और उनके डिप्टी को और 5 और लोगों को मारने के कारण ही शुरू हुआ है। तो हो सकता है कि ये सिलसिला जारी रखे और इसका रिस्पॉन्ड करना इतनी बड़ी क्वांटिटी में जो इन्होंने 13 और 14 अप्रैल की रात को किया वो ईरान के लिए मुश्किल होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है कि इजराइल ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं उनको ख़त्म करे जो ईरान, सीरिया, लेबनान, गाज़ा और यमन में बसते हैं और इजराइल को हर समय परेशान करते रहते हैं। इसके साथ एक और ऑप्शन लूँगा मैं कि जो पहले भी इजराइल लेता रहा है वो है साइबर अटैक का ऑप्शन, और वो इजराइल काफ़ी लाइकली है कि वो लेगा। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट ईरान के प्रॉक्सीज हैं वो हैं हिजबुल्ला। 1 लाख स्ट्रॉन्ग जो उनकी फोर्स है वो लेबनान से ऑपरेट करती है और ऑल आउट वॉर अगेंस्ट हिजबुल्ला इजराइल के लिए कुछ महंगा पड़ सकता है क्योंकि उनकी प्रॉक्सिमिटी बहुत पास में है। क्योंकि आप गौर करें तो गाज़ा जो कि हमास रूल करता है इतनी पावरफुल फोर्स नहीं है और उसके ऊपर 7 अक्टूबर 2023 के अटैक के बाद से अभी तक इजराइल कंट्रोल नहीं ले पाया है। हिजबुल्ला के पास लार्ज अमाउंट ऑफ आर्म्स, एम्यूनिशन, रॉकेट्स हैं जो कि इजराइल को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। हिजबुल्ला जो हैं ये बैटल हार्डन्ड हैं
और हर समय वॉर के लिए ये तैयार रहते हैं। अगर साइबर अटैक के बारे में बात की जाए तो एडवांसमेंट जो इजराइल ने किया है इसमें वो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट इजराइल को साइबर का सुपर पावर कहा जा सकता है, जबकि ईरान जो है एक राइजिंग पावर की तरह ही है। तो इजराइल जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है ईरान के अंदर, जैसे 2021, 2022 और 2023 में उन्होंने वहाँ के ट्रेन सिस्टम, पावर सिस्टम और हर तरह के सिस्टम को हैक करके काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान पहुँचाया था। As much as 70% of the petrol stations across Iran were disrupted Monday, with Iranian authorities citing a possible cyber attack as the cause. इनफैक्ट इस अटैक में ईरान ने भी ऐसा क्लेम किया है कि हमने जो इजरायली रेडार्स थे उन सिस्टम्स को हैक कर लिया था, जिससे कि इजराइल जो है ट्रैक ना कर सके हमारी मिसाइल्स और ड्रोन्स को। लेकिन इजराइल इसको डिनाई करता। अगर आपको याद हो 2006 से इजराइल ने यूएसए के साथ कोलैबोरेट करके स्ट्रक नेट करके एक मिलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम था जो कि बनाना शुरू कर दिया था, और उसने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मैंने आपको ऑप्शन 2 दिया, इंगेजिंग IRGC कमांडर्स एज वेल एज ईरान्स प्रॉक्सीज, साथ ही उनके जो साइबर अटैक्स उनके ऊपर, इनका कुछ मिक्सचर करके इजराइल अगर अटैक करेगा तो एक समझदारी का काम होगा। क्योंकि जो इजरायली डिफेंस फोर्स है इसको विक्ट्री पसंद है, और वो डिफेंसिव विक्ट्री नहीं पसंद है, ऑफेंसिव विक्ट्री पसंद है। तो इसीलिए इन दोनों का मिक्सचर जो है लेके, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन जो होएगा वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होएगा, और उसको एक बार ले लिया गया तो इस समय जो इजराइल के साथ सिंपैथी वेव एक चली है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उनको एक लाइफ लाइन मिली है इस अटैक से ईरान की तरफ से, क्योंकि जो पूरा वर्ल्ड इजराइल के इस समय अगेंस्ट जा रहा था, क्योंकि उन्होंने गाजा में बहुत ज़्यादा कह रहे हैं अत्याचार कर दिए हैं, वहाँ पे फैमिन होने वाला है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, और 33,000 जो हैं लोग मर चुके हैं, जिसमें 12,000 बच्चे हैं। तो पूरा वर्ल्ड इस समय इंक्लूडिंग यूएसए जो था वो इनके अगेंस्ट हो रहा था। लेकिन इस अटैक से आप देखिए जैसे कि पूरा मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो साथ आके इजराइल के पीछे खड़े हो गए हैं। तो अगर एक उन्होंने हार्ड ऑप्शन लिया तो वो एक बेवकूफ़ी करेंगे और इस एडवांटेज को वो गवा बैठेंगे, क्योंकि गाजा की वॉर जो है अभी भी चल रही है और उसका आगे काफ़ी महीनों तक चलने का अंदेशा है। तो अगर आप 2 तरफ से या 3 तरफ से इंगेजमेंट करेंगे कि आपने ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया, हिजबुल्लाह के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया, और गाजा में आप ऑलरेडी इंगेज हैं, तो ये आपकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के बियॉन्ड जा सकता है। दूसरी तरफ ईरान ने अपनी काफ़ी ज़्यादा मीडियम रेंज मिसाइल्स का उपयोग कर लिया है इसमें, क्योंकि ईरान के पास टोटल 3000 मिसाइल्स का होने का अनुमान है। अब इसमें से मीडियम रेंज मिसाइल्स कितनी होंगी इसका अनुमान किसी के पास नहीं है, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी 146 मीडियम रेंज मिसाइल्स का उपयोग कर लिया है। वो क्लेम तो ये भी कर रहे हैं कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल्स को उपयोग किया है, और जो कि साथ की साथ जाके टारगेट पे हिट कर गई, लेकिन इस क्लेम में अभी दम नहीं है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल वर्किंग जो है इस समय केवल रशिया के पास है, और जिसका उन्होंने यूज़ किया है यूक्रेन वॉर में, जिसको कहते हैं इस्कंदर। उसके अलावा किसी और देश के पास, चाहे वो यूएसए हो चाहे चाइना हो, कोई भी वर्किंग ट्राइड एंड टेस्टेड हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि हमने अपने सारे जो एम्स हैं वो अचीव कर लिए हैं, और हम आगे रिटेलिएशन नहीं करेंगे। इजराइल जो है इसको रिस्ट्रेन करने चाहिए अपनी एक्टिविटीज़। तो इसका मतलब कि वो इस समय एक संधि चाहते हैं, थोड़ा पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उनको पता है
कि इज़राइल केपेबल है अटैक करने में। और बहुत अच्छी खबर यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई नुकसान इज़राइल का नहीं हुआ है। उनका एयरबेस जो है उसमें कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ है और साथ ही एक लड़की है जिसको कुछ गंभीर चोटें लगी हैं, उसके अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ है। बट जस्ट इमेजिन कि अगर इज़राइल के एयरबेस में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो जाता, उनके F-35 डिस्ट्रॉय हो जाते और उनके 400-500 लोग मर जाते, तो किस तरह का इज़राइल का रिएक्शन होता। ये एक बहुत अच्छी खबर है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस सब के पीछे एक साइलेंट प्लेयर है जिसको कि हम सब भूल जाते हैं, और उसका नाम है चीन, चाइना जो है वो क्या अचीव करता है। चाइना चाहता है कि यूएसए जो है वो मिडिल ईस्ट में इंगेज रहे, सो दैट वो इंडो पैसिफिक के लिए फ्री नहीं होगा। और वो बहुत सटीक तरीके से ईरान और दूसरे प्रॉक्सीज को यूज़ करते हुए उसने यूएसए को, जो कि मिडिल ईस्ट को काफ़ी हद तक छोड़ चुका था, वापस इंगेज करा दिया। रिसेंटली एक पार्टी मीटिंग में शी जिनपिंग जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा था, और ये बेसिकली उन्होंने कोट रिपीट की थी, और वहाँ के जो फर्स्ट चेयरमैन थे माओ जेडोंग, देयर इज अ ग्रेट chaos under the heaven, thus the situation is excellent। इसका मतलब यह है कि शी जिनपिंग बता रहे थे कि अगर वर्ल्ड में, अगर हमारे आसपास, अगर एशिया में chaos रहे तो ये सिचुएशन चाइना के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि चाइना उससे बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकता है उस सिचुएशन से, अपने जो प्रॉक्सीज हैं उनको यूज करके, एज वेल एज यूएसए को एंगेज करा के। एक बहुत ही बड़ी चाल चली है चाइना ने, क्योंकि चीन जानता है कि वेस्ट जो है डिवाइडेड है, स्पेशली यूरोप में जो है इस समय केओस है। उनके जो कंट्रीज हैं, स्पेशली जर्मनी एंड ऑल, वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भाग रहे हैं। वहाँ के चांसलर जो हैं वो 17 मंथ्स में सेकेंड टाइम चाइना पहुंचे हुए हैं, और चाइना से कह रहे हैं कि आप हमारा आईपी थेफ्ट नहीं करिए, बल्कि हमारे साथ ऑनरेबल बिजनेस करिए। तो ये एक केओस जो चाइना ने फैलाया हुआ है पूरे वर्ल्ड में, डिवाइड एंड रूल वाला, और उसके साथ ही आपको एंगेज करने के लिए अननेसेसरी वॉर्स में उसको बहुत फायदा मिल रहा है अपनी इस चाल से। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इज़राइल जो है अटैक करेगा, रिटेलिएट करेगा, लेकिन कब करेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो गाजा में पूरी तरह से इन्वॉल्व है इस समय। लेकिन कौन सा तरीका होगा वो मेरे हिसाब से, और जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वो ऑप्शन 2 and 3, दैट इज अटैकिंग IRGC commanders, attacking their military, attacking proxy, और launching a cyber attack। अब बिना मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न पार्टनर्स को अपसेट किए हुए ये काम आराम से इजराइल कर सकता है। तो आई होप कि कुछ क्लैरिटी मैंने इस छोटे से वीडियो में डाली हो। इस बात से क्या लेसन्स मिलते हैं, और अगर इस तरह का अटैक भारत के ऊपर होता है तो भारत क्या करेगा, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। और अगर इस वीडियो को आपने लाइक किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कमांडर संदीप धवन।